हमारा कंप्यूटर है ना वो बेसिकली ये तीन चीज़ें ही होती हैं। इसके अलावा भी सर्किट्स और आप कह लें पावर सप्लाई भी होती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जिन चीज़ों से कोड ने वर्क करना है ना, मतलब जिन चीज़ों ने जो हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग में हमें चाहिए होती हैं, वो तकरीबन यही होती हैं। और ये भी लाइक आप जब जाएंगे ना थोड़ी एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ, तब भी इनके साथ आपने थोड़ा इंटरेक्शन होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि रैम क्या चीज़ है, स्टोरेज क्या चीज़ है, और मतलब इनके साथ हमारी इंटरेक्शन नहीं है। इन हम लाइक 50-60 साल में प्रोग्रामिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि हमने इन चीज़ों को अब्स्ट्रैक्ट कर दिया। किसी को भी सीपीयू हैंडल नहीं करना पड़ता, किसी को भी रैम हैंडल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे लिए कर देती हैं। तो ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि सीपीयू हमारा ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन है, और जो रैम होती है वो उसकी एक्टिव मेमोरी है। जो भी उस वक्त उस कंप्यूटर पर चीज़ चल रही है ना, वो रैम के अंदर आ जाती है। रैम के अंदर कह लें कि आपका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो आप चीज़ रन कर रहे होते हैं, जैसे हमारी ये मीटिंग रन हो रही है, ये भी रैम के अंदर रन हो रही है। ये ब्राउज़र रन हो रहा है, ये भी रैम के अंदर रन हो रहा है। जो स्टोरेज है वो भी स्टोरेज क्या होती है, रैम तो होगी ना एक्टिव मेमोरी। तो स्टोरेज क्या होता है कि अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल दें ना, तो हमारी जो स्टोरेज होती है ना, वो हमारी ओल्ड मेमोरीज हैं। कोई भी कह लें कि आपकी दादी अम्मा की आपकी जो याद है मिसाल के तौर पर, जो बेसिकली स्टोर होती है, और एक्सेस करने के लिए हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार हम वो चीज़ हमारी एक्टिव मेमोरी के अंदर यूज़ होती है, लेकिन वो स्टोरेज होती है वो हमेशा दिमाग के अंदर स्टोर्ड होती है। और वो हमारी एक्टिव मेमोरी में नहीं आती वो चीज़। वो हमेशा के लिए स्टोर है, और वो हमारी रैम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है जब तक कि हम खुद उस चीज़ को याद करके अपनी रैम के अंदर डालें और उसके बारे में सोचना शुरू करें। तो ये बेसिकली एक चीज़ है। रैम होती है हमारी एक्टिव मेमोरी जो उस टाइम यूज़ हो रही होती है। स्टोरेज होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, वो कितने भी अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं, और उसको हम जब भी चाहें वो स्टोरेज में जो भी मेमोरी होती है वो हम रैम के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ कवर होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने जिक्र किया था। तो हम जो यूज़ करते हैं विंडोज़, सबको पता होगा कि विंडोज़ 7 है, विंडो 10 है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी डिटेल में भी हम जा सकते हैं, लेकिन वो अभी लाइक कन्फ्यूजिंग ही होगी जो भी कंप्यूटर साइंस जिन्होंने नहीं पढ़ी होती कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम रन करेगा ना, जो जो चीज़ हमने कोड करनी है उसके, और जो एक्चुअल हार्डवेयर है, जो कि हमने बात की सीपीयू रैम और स्टोरेज है, जो भी हमारी हार्ड ड्राइव वगैरह, उसके दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर आती है, जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम उस हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। और उसके बाद हमारी आ जाती हैं फ़ाइल्स। फ़ाइल्स आपको पता ही है कि फ़ाइल्स कुछ टाइप्स की होती हैं। टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट फाइल्स होगी, इमेजेस होगी, वीडियोस होगी, हर तरह की फ़ाइल होती है। जो हमें पता है कि इमेजेस की डॉट जेपीईजी होती है, डॉट पीएनजी होती है, और जो भी हम फाइल ओपन करते हैं ना, उसके साथ ये एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। डॉट टीएक्सटी है तो वो मतलब टेक्स्ट फाइल है, उसको आप नोट पैड में किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं। डॉट जेपीईजी है तो वो इमेज है, डॉट MP4 है तो वीडियो है। ये फ़ाइल टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जब हम कोडिंग पर जाएंगे, क्योंकि ये जो एंड के अंदर ये छोटा सा टेक्स्ट है ना, जो कि नॉर्मल एक विंडोज़ का यूज़र या नॉर्मल कंप्यूटर चलाने वाला बंदा इग्नोर करता है कि डॉट टेक्स्ट है भाई, इसका मैंने क्या करना, मतलब उसने तो ओपन करना है, वो खुद ही ओपन हो जाएगा। लेकिन एज ए प्रोग्रामर ये चीज़ें हमें बताती हैं कि उसके अंदर जो स्टोर्ड डाटा है ना, मतलब डॉट टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है और उसको किस तरह रीड करना है। अगर हम डॉट टेक्स्ट रीड करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो वो डिफरेंट टाइप से रीड करेंगे। डॉट जेपीईजी रीड करेंगे तो वो डिफरेंट चीज़ तरह रीड करेंगे। डॉट MP4 रीड करेंगे तो डिफरेंट तरह रीड करेंगे। ये कह लें कि डिफरेंट बैग हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, और हर बैग को खोलने का तरीका अलग है। डॉट टेक्स्ट को खोलने का तरीका अलग है, डॉट जेपीईजी को खोलने का तरीका अलग है, डॉट MP4 को तरीका अलग है। और जब हम प्रोग्राम करते हैं ना, तो अभी हम पाइथन लर्न करेंगे तो उसके एंड पर डॉट पी वाई आता है कि वो पाइथन की एक फ़ाइल है। अभी आगे मतलब आगे वाली स्लाइड पर मैं HTML की एग्जांपल दूंगा तो उसमें हम जो भी फाइल स्टोर करेंगे वो उसके एंड के ऊपर .html लिखा हुआ होगा। तो फाइल साइजेस किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, ये तकरीबन आपको अंदाज़ा ही होगा कि क्या होता है किलोबाइट्स। अब हमने वैसे FSC में काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा ही हुआ कि 1000 बाइट्स को किलोबाइट्स कहते हैं, और 10 × 6 हो जाएगा तो वो मेगाबाइट हो जाएगा, और गीगा जो है वो 10 की पावर 9 हो जाएगा। और बाइट्स और बिट्स ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। इस लेक्चर में इसको अभी एक बार इग्नोर करते हैं। तो एक ना प्रोग्रामिंग जो भी लर्न करता है ना, या कंप्यूटर साइंस जो भी लर्न करता है, उन सब का ना एक पॉइंट आता है कि जब ना चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग जो भी है ना वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। वो कह लें कि काफ़ी चीज़ें ना हमसे छुपी हुई होती हैं,
और वो बंदे की एक बार ना वो चीज़ समझ में नहीं आती कि असल में चल क्या रहा है, ठीक है। वो लाइक मैं एक फ़ाइल खोली है, मैंने उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो वो मतलब हो क्या रहा है, वो एक बार ना बहुत अब्स्ट्रैक्शन है हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान। तो एक पॉइंट आता है इन हमारी जर्नी में, वो 1 महीने बाद आ सकता है, 2 महीने बाद आ सकता है, 1 वीक बाद आ सकता है, मतलब वो अपने अपने एप्टीट्यूड के ऊपर है और अपने अपने शौक के ऊपर है। एक पॉइंट आता है, उसके बाद ना वो चीज़ क्लिक कर जाती है, वो चीज़ ना मतलब समझ आ जाती है कि अच्छा मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये अब इसमें ना एक बड़ी एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था पिछले वीक ही, DHH। तो वो क्रिएटर है रूबी ऑन रेल्स का। रूबी ऑन रेल्स कह लें कि आप दुनिया का ना कह लें कि सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है दुनिया का, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेमवर्क है, प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो जो उसका क्रिएटर है DHH, इस ये कह लें कि दुनिया में लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर्स में से एक चीज़ है। तो वो वही कह रहा था कि मतलब ना कि मैंने 2 या 3 बार प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश की, हालांकि वो 90s की बात कर रहा है, अभी प्रोग्रामिंग थोड़ी काफ़ी ईजी हो गया, लेकिन 90s की बात कर रहा है कि मैंने 2 और 3 बार प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश की और मुझे मतलब चीज़ वो समझ नहीं लग रही थी, मतलब लिस्ट क्या होता है, और वो मतलब काफ़ी थ्योरेटिकल सा अगर हम समझाने की कोशिश करें ना तो वो चीज़ों की समझ नहीं लगती। और यही मतलब मैंने इस कोर्स के बारे में भी यही सोचा कि हम चीज़ों को थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे, ताकि जो भी मतलब यहाँ पर सीखने के लिए आ रहे हैं ना, तो थोड़ा मतलब उन चीज़ों को सेंस बननी शुरू हो जाए कि असल में चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। तो हम ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं चलेंगे, लेकिन तो इसी एग्जांपल से मतलब एक कंक्लूजन निकाला, जो कि मतलब 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक होता है कि जिनको थियोरेटिकल चीज़ें अच्छी लगती हैं, डायग्राम्स हो गई, फार्मूलाज हो गए, और दूसरे होते हैं विजुअल लर्नर होते हैं, जिनको मतलब अगर कोई चीज़ बनाकर दिखा दी जाए तो उनको वो चीज़ समझ लगती है। तो वो अब आप हर बंदे की अपनी अलग टाइप है, वो कोई बंदे होंगे कि वो सीधा कोड के अंदर जाएंगे और कहेंगे कि अच्छा भाई मुझे ये चीज़ समझ लग रही है। कई बंदे होंगे कि उनको चीज़ वो बनाकर एक ब्राउज़र के अंदर लोड कर कर कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, तो वो फिर उनको समझ लगेगी। मैं थोड़ा मतलब विजुअल लर्नर हूँ मैं खुद भी, जब तक मतलब मुझे वो चीज़ दिखे ना तो मुझे लाइक वो इतनी समझ नहीं लगती। तो हम लाइक शुरू विजुअल लर्निंग से ही करेंगे कि चीज़ों को चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। और मेरी स्टोरी भी तकरीबन ऐसी ही है। और पाइथन मैंने लर्न करने की कोशिश की थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो मेरी एफएससी थी उसके अंदर छुट्टियों में। तो पाइथन जब मैंने लर्न करने की कोशिश की थी ना, तो इसके काफ़ी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, लिस्ट होती हैं, ये होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम आगे करेंगे। तो वो मुझे इतनी समझ नहीं लगी। लेकिन जब मैंने पहले HTML सीखने की कोशिश करी ना, तो वो चीज़ें ना ज़्यादा समझ लगी कि जब मैं कुछ टाइप करता हूँ तो वो ब्राउज़र के अंदर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वो काइंड ऑफ ना वो एक एग्जांपल दिमाग में बैठी हुई है कि जब मतलब मेरा वो पॉइंट था जब मैंने HTML लर्न की ना, तो मुझे महसूस हुआ कि अच्छा भाई कोई लाइक मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ मुझे मतलब फीडबैक मिल रहा है, मतलब मैं कुछ चीज़ लिख रहा हूँ ना तो उसका कोई फीडबैक मिल रहा है। तो ये चीज़ मतलब मेरी काइंड ऑफ स्टोरी से ही है कि हम विजुअल लर्निंग करेंगे पहले, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि जो जो लोग हैं ना अपनी लैपटॉप खुला हुआ है जिनके अपने पास, तो आपने ना उसमें नोट पैड ओपन करना है, ठीक है। उसमें उसके अंदर ना आपने नोट पैड ओपन करना है। आपको कुछ ऐसी लाइक ऐप मिलेगा कि उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा, जैसे मेरी विंडोज़ नहीं इंस्टॉल तो इसलिए मैं जैसे ये लिखा हुआ है, आपने नोट पैड लिखना है, NOTPAD। तो वो नोट पैड आपका ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा। ये आपकी एक एम्प्टी फाइल ओपन हो गई है। तो इसके अंदर ना आपने ये वाला कोड पेस्ट आपने ना ये वाला कोड पेस्ट करना, सिर्फ ये लिखना है आपने, सिर्फ ये चीज़ लिखनी है। और इसको पता क्या करना है, इसको ना आपने आपके ना जो विंडो होगी ना उसके अंदर आपने यहाँ पर क्लिक करना है फाइल के ऊपर। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया ना, तो यहाँ पर सेव एज़ का ऑप्शन आएगा, सेव एज़। तो आपने सेव एज़ करना है, और आपके एंड के ऊपर ना .txt लिखा होगा, आपने .txt की जगह ना HTML कर देना उसको, बस ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब वो जहाँ पर भी वो फाइल आपने सेव की है ना, जहाँ पर भी आपने वो फाइल सेव की है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ इंडेक्स। जहाँ पर भी आपने वो फाइल सेव की है ना, उसको आपने क्लिक करना है डबल। तो जो हमने वो कोड पेस्ट किया था ना इसके अंदर, एक लाइक सिंपल एक लाइन हमने पेस्ट की है, सिंपल एक लाइन, उसका सिर्फ H1 H1 H आप कह लें कि हमारी शॉर्ट फॉर्म है हेडिंग की। H क्या है, शॉर्ट फॉर्म है हेडिंग की, और इसके इधर उधर हमने सिर्फ ये 2 एरोज़ लगा दिए, ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन आ जाता है H1। और इस हेडिंग 1 ये हमारी होगी हेडिंग 1,
और इधर हमने वही ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला साइन और स्लैश, सिर्फ ये काम करना है। और इसको जब आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे ना, तो जैसे फुल एक वेबसाइट ओपन होती है ना, ये काइंड ऑफ आपकी एक वेबसाइट है जो बहुत सिंपल वेबसाइट है, सिर्फ एक लाइन है इसके अंदर, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपने एक वेबसाइट बना ली है। एक फुल वेबसाइट ब्राउज़र के अंदर लोड होने वाली वेबसाइट आपकी बन चुकी है, जैसे कि ये अभी ब्राउज़र के अंदर लोड हो रही है, ठीक है। H1 है और हमारी फुल वेबसाइट क्या लेके बन चुकी है। सिर्फ एक इसके अंदर है बहुत सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम अगर वहीं से कंटिन्यू करें, तो हमने जो फाइल टाइप डिस्कस की थी ना यहाँ पर, तो डॉट जो HTML की फ़ाइल होती है ना, डॉट HTML, जैसे डॉट TXT है वैसे ही डॉट HTML फ़ाइल है। तो जो डॉट HTML फ़ाइल होती है ना, वो स्पेशली ब्राउज़र के लिए बनी हुई होती है, और इसके अंदर जो हम डाटा रखते हैं वो इस फॉर्म के अंदर रखते हैं। ये एक लैंग्वेज है जो हम लर्न करेंगे, जिसको हम HTML कहते हैं। लेकिन अभी ये इंट्रोडक्शन के लिए कह रहा हूँ कि हर फाइल के अंदर, जैसे मैंने बताया था ना कि हर फाइल एक बैग है और उसके अंदर बाइट्स भरी हुई होती हैं, और वो बाइट्स हर फाइल के डिफरेंट फॉर्म के अंदर होती हैं, ठीक है। डॉट TXT फाइल हम देख सकते हैं कि उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, और हम जब उसको ओपन करते हैं तो हम देख सकते हैं उसको। लेकिन डॉट MP4 को जब आप TXT की तरह ओपन करने की ट्राई करेंगे ना, तो उसके अंदर बिल्कुल जिब्रिश लिखी हुई होती है, उसका बिल्कुल भी आपको समझ नहीं लगनी। मतलब हर फाइल का फॉर्मेट के अंदर उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर होता है। डॉट HTML के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर होता है, जो हम लर्न करेंगे कि वो किस फॉर्म के अंदर होता है, और उसको कैसे हम चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। तो H का मतलब मैंने बताया था ना कि H का मतलब हेडिंग होता है। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। सिर्फ 6 स्टेप होते हैं इसके दरमियान में। तो अगर हम H2 करूँ और इधर से मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, तो H1 जो है वो आप विजुअली तौर पर देख सकते हैं कि वो उसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो बड़ा है, H2 का टेक्स्ट साइज़ छोटा है। इस तरह हम 3 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, बल्कि 4 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। H1 से ये चीज़ शुरू होती है, H6 तक जाती है। मैं फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ, इधर से सिर्फ रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ये देखें उस फाइल की जो लोकेशन है वो भी लिखी हुई है कि ये फ़ाइल है जो जहाँ पर भी हमने वो फ़ाइल सेव की हुई होगी। तो index.html है ना, तो हेडिंग H1 सबसे बड़ी है, हेडिंग H2 उससे छोटी है, H3 उससे छोटी है, और ये एंड तक H6 तक जाता है। अगर यहाँ पर मैं H7 भी लिखता हूँ ना, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इस लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है। जो बेसिक HTML है ना, उसके अंदर 6 तरह की हेडिंग होती हैं, और हर हेडिंग का साइज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। और हम इस वीडियो में ना सिर्फ 3 टाइप की चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आपको पता चल गया ना कि जो हमारी HTML है ना, HTML, CSS और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट, ये बिल्कुल एक विजुअल चीज़ है। वो आपको जब आप यहाँ पर चेंज करते हैं ना, जैसे मैंने सारी हेडिंग रिमूव कर दी, ठीक है, मैंने फ़ाइल सेव की और मैं इधर से रिफ़्रेश करूँगा ना, तो यहाँ पर ये चीज़ भी अपडेट हो जाएगी। ब्राउज़र बनाए ही इसी नीयत से जाते हैं कि उन्होंने HTML को रेंडर करना होता है। अब मैंने यहाँ पर किया, अपना राइट क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, और यहाँ पर होता है इंस्पेक्ट का ऑप्शन। जब मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर हमें एलिमेंट्स नज़र आते हैं, जो भी यहाँ पर चीज़ रेंडर हो रही होगी ना, वो यहाँ पर हमें नज़र आएगी। जैसे मैं H1 के ऊपर होवर कर रहा हूँ ना, जो हमने वही सिंपल बात की थी ना कि फ़ाइल टाइप जब हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें फ़ाइल टाइप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ उसके ऊपर डबल क्लिक करना होता है और वो चीज़ ऑटोमेटिकली मैजिकली ओपन हो जाती है, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इमेज है, वो MP4 है, वो कुछ भी है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो तब हमें फ़ाइल टाइप को देखना पड़ता है कि उसके आगे डॉट के आगे कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे अभी हमने सिर्फ ये एक टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक चीज़ लिखी है और उसके आगे हमने सिर्फ .html लगाया, तो कितना डिफरेंस पड़ गया चीज़ों का, कि अब एक ब्राउज़र जो है वो उस टेक्स्ट को समझ सकता है और उसको विजुअली रेंडर कर सकता है। अब मैंने सिर्फ H1 लिखा है ना, तो उसको इस ब्राउज़र ने समझना है और उसको किसी तरह इन पिक्सल्स के अंदर ट्रांसफ़र करना है। जो हमें चीज़ अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है ना, ये छोटे छोटे लाइट्स होती हैं जिनको हम पिक्सल कहते हैं, लाखों की तादाद पर होती हैं, लेकिन छोटी छोटी लाइट्स होती हैं। और इस कोड को, इस टेक्स्ट फॉर्म को एक ब्राउज़र इन पिक्सल्स के अंदर ट्रांसलेट करता है। ये एक ब्राउज़र का मेन काम होता है, ठीक है। तो जब हमने इंस्पेक्ट के ऊपर ओपन किया ना, तो अब मैं जब हर टेक्स्ट जो भी हमने टेक्स्ट अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर होवर करते हैं ना, तो वो हमें बताता है कि जब मैं H1 के ऊपर होवर कर रहा हूँ ना, तो मुझे बता रहा है कि H1 का उसने ये वाला चीज़ रेंडर किया है H1 की, ठीक है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर ना, यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट को H2 कर दूँ,
H2 कर मैं इंटर दबा दूँ ना तो वहाँ पर वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो हम कोड HTML का कोड इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन नोटपैड या विजुअल एडिटर, जो मैं भी आपको अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि विजुअल एडिटर कैसे होते हैं, अगर एडिटर पर हम बात करेंगे तो वो मतलब वो ज़्यादा सेंस बनाता है। ये TXT की और एक नोटपैड की तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट एडिटर की तो एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। H1 होते हैं हमारे, हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग ये बिल्कुल आप जैसे एक इंग्लिश का ऐसे लिख रहे हैं ना, ऐसे लिख रहे हैं, या इंग्लिश का कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, आपने सिर्फ उसको उस तरह सोचना है, ठीक है। एक ऐसे लिख रहे हैं तो उसके अंदर क्या आता है, ऐसे या कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं तो ऐसे के अंदर हेडिंग आती है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पैराग्राफ आता है। तो जब हमने हेडिंग को H से रिप्रेजेंट किया तो पैराग्राफ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? ऑब्वियसली हम P लिखेंगे, सिर्फ P, और उसके लेस देन और ये वाली जो चीज़ है ना, ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, ये सिर्फ हमने ब्राउज़र की समझने के लिए बनाया हुआ है। ये इस लैंग्वेज की ग्रामर का पार्ट है, इसको मतलब हमने अपने दिमाग के अंदर इसको इग्नोर करना है, काइंड ऑफ हम दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया Ctrl+S के साथ, और इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये नीचे पैराग्राफ की शक्ल में आ गया। हेडिंग होगी, पैराग्राफ होगी, और इसके बाद अगर मैंने कोई बटन डालना तो मैं बटन का क्या लिखूँगा? वैसे शॉर्ट फॉर्म बटन की तो बी बनती है, लेकिन वो फिर बी हम यूज़ करते हैं बोल्ड की शॉर्ट फॉर्म के लिए, तो हम बी नहीं, हम बटन करेंगे। दिस इज़ बटन। मैंने Ctrl+S के साथ सेव किया, रिफ़्रेश किया, और वो एक बटन रेंडर हो गया। अभी आप लाइक इस चीज़ को सिर्फ ना मतलब एक इमेजिन करके देखें कि 1 घंटे पहले मतलब आपको इस चीज़ का नहीं पता था कि ब्राउज़र और वेबसाइट क्या चीज़ होती है, और अभी हमने यहाँ पर बैठे हैं तकरीबन 30-40 मिनट हो गए, और आप एक फुली फंक्शनल वैलिड वेबसाइट है जो कि आप एक इसको रेंडर कर सकते हैं। फुली फंक्शनल वेबसाइट है जो आप रेंडर कर सकते हैं सिर्फ इन इस और तरह के टैग भी होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एज एन एग्जांपल बात करें तो सिर्फ ये चीज़, सिर्फ इन चीज़ों के इस्तेमाल कर एक फुली फंक्शनल वेबसाइट आप रेंडर कर सकते हैं। तो इस लाइक इस लेक्चर का मकसद सिर्फ ये है कि इस चीज़ को ना एक्सेसिबल करके दिखाना है कि मतलब कोई भी मैजिक नहीं है कि प्रोग्रामिंग या कोडिंग में कोई बस एक बंदा बैठा है और वो कोई जादू की चीज़ें कर रहा है, वो सिर्फ टेक्स्ट लिख रहा है, बस उसको ये पता है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, और उसने मतलब थोड़ा बहुत लर्न किया हुआ है कि वो इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। तो सिर्फ हमने टेक्स्ट ही लिखना है, और उसको लाइक वो उसको बस हमने एक प्रोग्रामिंग का नाम दे दिया। ये फर्स्ट इस लेक्चर का मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ों को एक्सेसिबल बनाना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत लाइक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में चली गई है। जब पाइथन, जावास्क्रिप्ट जो भी है लैंग्वेज है, वो कह लें कि वो एक बहुत मुश्किल नज़र आती है जब हम शुरू में देखते हैं उसको। तो अभी आपको मैंने जैसे दिखाया ना कि 3 लाइन के अंदर आपके एक फुली फंक्शनल काइंड ऑफ एक वेब पेज तैयार हो गया, और आप इसको मतलब इसके अंदर कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, आप उसको रेंडर कर सकते हैं। और ये मतलब वैसे मैं कहूँगा कि आज आप खुद जाकर इस चीज़ को एक बार देखें। सिर्फ हमने ये 3 टाइप के पैराग्राफ, हेडिंग और बटन, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं कोई इंटरेस्टिंग टैग है वो करके देखते हैं। हाँ, ये चीज़ वैसे सही है। तो ये मतलब एक काइंड ऑफ फन टैग, जो मतलब आप कई न्यूज़ की वेबसाइट्स पर देखते होंगे कि वो टेक्स्ट एक तरफ से आ रहा होता है और दूसरी तरफ से वो जा रहा होता है, वो इसी टैग से बिल्ड किया जाता है। तो ये एक फ़न टैग है जो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सिंपल टैग के साथ हम बिल्ड कर सकते हैं कैसी चीज़ें। तो ये एक हम HTML को थोड़ा ना एडवांस लेवल पर अगले लेक्चर्स में लर्न करेंगे। CSS मतलब अभी मिसाल के तौर पर ये दिस पैराग्राफ है, इसके इधर उधर मैंने स्पेस डालनी है या इस बटन की शेप चेंज करनी है, तो वो CSS के थ्रू होती है, और वो भी हम लाइक अगले एडवांस लेक्चर्स में बात करेंगे। इस लेक्चर का सिर्फ मकसद ये था कि आपको एक एक्सेसिबल चीज़ नज़र आ रही है कि आपने कुछ टाइप किया और उसके बाद आपको वो चीज़ होते हुए अपने ब्राउज़र के अंदर नज़र आ गई है। तो ये इसको सिर्फ एक्सेसिबल बनाने का तरीका था। तो अब या तो आप अपने नोटपैड के ऊपर करें, बेसिक जो हमने टैग किए हैं ना ये वाली चीज़ें, तो वैसे इसको ना आपने जाकर एक बार देख लें कि आप अपनी काइंड ऑफ पर्सनल वेबसाइट बनाने की कोशिश करें। हेडिंग के साथ अपना नाम लिखें, पैराग्राफ में अपने अबाउट लिखें कि आपने मतलब एक पर्सनल वेबसाइट बनाने की कोशिश करें जितनी भी फ़न आप बना सकें। हालांकि सिर्फ लाइक मार्की इग्नोर करके बटन भी आपको नहीं चाहिए होगा, आपको सिर्फ हेडिंग और पैराग्राफ चाहिए, और आप एक अपनी सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हैं इसके साथ। अगर मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ ना, तो आपने ये काइंड ऑफ आप इसको असाइनमेंट समझ लें कि आपने अपना नेम लिखना है,
और नीचे आपने ना H1 आपका अगर हो जाएगा नेम, तो H2 में आपने उसकी जो हेडिंग बनानी है, जो भी आप नीचे उसका लिखना चाहेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। तो इस तरह ना आपने ये काइंड ऑफ एज एन असाइनमेंट करके देखें। आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर अपना नाम लिखें और उसके नीचे पैराग्राफ में आप अपना जो भी टेक्स्ट लिखें। तो ये आप काइंड ऑफ एज असाइनमेंट इसको करके देखें। हम लाइक अगले कुछ लेक्चर्स में अपने कंप्यूटर के ऊपर भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जैसे हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है। ये मैं इंस्टॉल करने का इसका तरीका बताऊंगा कि इसको हमने इंस्टॉल कैसे करना है। लेकिन अभी के लिए रेपलिट एक अच्छा टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल नोट पैड भी आप यूज़ करके इसको कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने रेपलिट को कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली जब आपने replit.com के ऊपर जाना, ये लिंक होगा, और इधर जाकर आपने साइनअप के ऊपर क्लिक करना है अगर आपका पहले अकाउंट नहीं है तो। जब आप साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कि जिन जिन ऑप्शन के साथ आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है, या जो भी आपने जिस भी चीज़ से आपने अकाउंट बनाया होगा। तो मेरे ख्याल से मतलब एक बिगिनर के लिए कंटिन्यू विद गूगल ही करें, क्योंकि आपका शायद गिटहब अकाउंट वगैरह ना हो। जो भी आपने करना है वो आप कर लें, ईमेल एंड पासवर्ड कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। तो मैंने गूगल के साथ अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैंने कंटिन्यू विद गूगल करना है। फिर एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर वो पूछेगा कि आपका किस गूगल अकाउंट से आपने करना है। अगर आपको एक ही लॉगिन हुआ तो आपने वो ऑटोमेटिकली कर देगा। अगर आप 2-3 गूगल अकाउंट यूज़ करते हैं तो वो आपसे पूछेगा किस गूगल अकाउंट से लॉगिन करना। तो जब आपने लॉगिन कर लिया होगा तो आपको इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो एज ए बिगिनर अगर क्योंकि इस कोर्स में तो हम सिर्फ HTML और CSS की भी बात कर रहे हैं, तो आपने HTML और CSS यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, एक स्टैटिक और एक ऑटो रिफ्रेश। स्टैटिक जो है वो उसमें आपको रिफ्रेश का बटन खुद क्लिक करना पड़ेगा, और ऑटो रिफ्रेश में वो खुद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा जब भी आप कोड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी आप लाइक वो कंप्यूटर हमारा जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का यहाँ पर नेम आ जाएगा, जो कि रैंडमली सिलेक्टेड होता है। तो मैं उसी को करता हूँ। तो उसके बाद हमने क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ी देर लेगा और आपको एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा। तो जब वो पेज लोड हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने असिस्टेंट को एक बार बंद कर देना, क्योंकि हमें लाइक उसकी एक बार तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक बार रन करके आप देख लें तो वो आपको साइड पर एक पेज लोड हो जाएगा। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसको सारों को रिमूव कर देना। ठीक है, सारे कोड को जब आप रिमूव कर देंगे तो उसके बाद अगर आप एक सिंपल H1 टैग लगाएं, तो जैसे H1 हम जब टैग एक नोट पैड के अंदर जब इसको रन कर रहे थे तो वो हमें लाइक ये ऑटो कंप्लीशन नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑटो कंप्लीशन मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ ना तो H1 आ गया। जब मैं इंटर दबाता हूँ ना तो ये फिनिश कर देता। तो दिस इज़ माई हेडिंग। जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये भी ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा और यहाँ पर हमको हमारी H1 नज़र आ जाएगा। और अगर मैं इसको H2 करता हूँ तो हेडिंग 2 आ जाएगी। हम अगर इसको पैराग्राफ करते हैं, आपने ये जो रेड एरर नज़र आ रहा है ना, इससे परेशान नहीं होना। ये एक जो हम रिफ़्रेश के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, ये वो चीज़ है। तो ये एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो ये एक लाइक सिंपल मेथड है रेपलिट को यूज़ करने का। और भी काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं रेपलिट से, लेकिन अगर हम अभी एक बार एज ए सिंपल चीज़ यूज़ करने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये लाइक बिल्कुल सिंपल मेथड इस चीज़ को रेपलिट को यूज़ करने का।